नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू फर्स्ट ईयर संस्कृत ऑनर्स का एक टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि काव्य दीपिका है। आपके एग्ज़ाम में इससे 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दो आपका रहेगा लिखना बड़ा क्वेश्चन जो कि आपका 7.5 और 7.5 यानी 15 मार्क्स का रहेगा, और एक संस्कृत में शुक्ति दे के रहेगा और उसको आपको डिफ़ाइन करना होगा। तो ये मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैंने जब पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, तो वही मेरे नोट्स हैं। तो हो सकता है कि आपके लिए यह अच्छा हो, तो आप इसको ज़रूर याद करिएगा। क्या पता इस बार क्वेश्चन यही आ जाए, क्योंकि पिछली बार काव्य प्रयोजन से क्वेश्चन शायद नहीं था, तो हो सकता है कि आ जाए। और अगर नहीं भी आए तो आप काव्य दीपिका में इससे कुछ पॉइंट्स मिला जुला कर लिख सकते हो। और इसके बाद भी वैसे हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए वो हम लोग पढ़ेंगे। तो यही क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे काव्य दीपिका का फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जो कि मेरा नया चैनल है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैंने जीके के कुछ ट्रिक्स बताए हैं और वो भी शॉर्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट हैं। तो मे बी आपके लिए अच्छा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं जीके जीएस जो भी हो। और आगे जाकर मैं उसमें रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश उसको भी इंक्लूड करूँगी। और अभी फ़िलहाल जीके के वीडियोज़ हैं, उसमें छोटे छोटे वीडियोज़ में कंटेंट दिया हुआ है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आपके एलएनएमयू फर्स्ट ईयर में संस्कृत ऑनर्स के वीवीआई क्वेश्चन है काव्य दीपिका का, जो कि अगर आपने सिलेबस नहीं देखा, वैसे तो सिलेबस का वीडियो मैंने दे रखा है, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें एलएनएमयू से कुछ बना हुआ प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें आपको एलएनएमयू के जितने भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सिलेबस है सब कुछ मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर पेपर वो भी मिल जाएंगे आपको। तो आप पहले अगर सिलेबस नहीं देखे हैं तो सिलेबस को देख लीजिए, और सिलेबस देखने पे आपको पता चलेगा कि उसमें काव्य दीपिका एक सेक्शन है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कतें होती है पढ़ने में, क्योंकि मटेरियल ज़्यादा मिल नहीं पाता है। इस वजह से सिलेक्टेड क्वेश्चन करने होते हैं। मैंने भी जब फर्स्ट ईयर का मैंने तैयारी किया था तो मैंने भी बस 10 क्वेश्चन करके गई थी मैं, और उसमें मेरे क्वेश्चन लगभग मिल गए थे। तो वही आपके साथ में साझा कर रही हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। काव्य दीपिका के आधार पर काव्य प्रयोजन का वर्णन करें। तो काव्य दीपिका के आधार पर काव्य प्रयोजन का वर्णन करने बोल रहा है, यानी कि काव्य दीपिका में काव्य को लेकर क्या क्या कहे गए हैं, कौन कौन से विद्वानों ने काव्य के बारे में क्या सब कहा है, वही यहाँ हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो है वो मम्मट नाम के कवि जो हैं, जो कि काव्य के कवि माने जाते हैं, जो काव्य के बारे में इन्होंने व्याख्या की है। इनका एक बुक भी आता है मम्मट का, तो उसमें उन्होंने बहुत डिटेल से किया है, लेकिन काव्य दीपिका में जो सीमित रूप से किया हुआ है काव्य का प्रयोजन। तो यहाँ पर श्लोक है, काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्यः परिनिवृत्ते कांता सम्मित पौपदेश पूजे। यानी कि मम्मट के अनुसार जो है वो काव्य का प्रयोजन क्या है, तो उन्होंने इस श्लोक से व्याख्या की है कि काव्य का प्रयोजन क्या है। अब इसका व्याख्या हम लोग नीचे पढ़ेंगे कि आखिर इनके कहने का तात्पर्य क्या है। आप लोग श्लोक को ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। ये मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि अगर आप किसी क्वेश्चंस को बनाते हैं संस्कृत में तो श्लोक ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना श्लोक के संस्कृत का क्वेश्चन में नंबर मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो संस्कृत के श्लोक ऐड करिए। मेरे भी अच्छे मार्क्स आए थे संस्कृत में, तो मैंने संस्कृत में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक ऐड किया था। मतलब लिखा कम, टाइम कम होने की वजह से टाइम नहीं मिल पाया, और मेरे पास कॉपी भी बहुत लेट आया था। सबको मिल गया था और मुझे नहीं मिल पाया था। तो फिर मैंने सोचा कि सबको नहीं मिला शायद, क्योंकि मेरे पीछे बस 2-3 स्टूडेंट थे संस्कृत के, तो मुझे लगा सबको मिलेगा फिर मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं मिला था और सभी को मिल गया था, तो इसलिए मैं लेट हो गई थी। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। तो फिर मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, तो मेरे पास बहुत टाइम कम बच गए, जिसके वजह से मेरे क्वेश्चंस ऐसे लगा कि छूट जाए, इसलिए मैंने संस्कृत के श्लोक इतना ज़्यादा ऐड कर दिया हमने,
मतलब लिखा बहुत कम और श्लोक को ही बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया, जिसकी वजह से मुझे संस्कृत में अच्छे मार्क्स मिले हैं, जबकि मैं कम लिख के आई थी, फिर भी अच्छे मार्क्स मिले हैं। वो मैं जानती हूँ कि संस्कृत श्लोक के कारण ही, इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि संस्कृत श्लोक बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। तो चलिए, अब हम लोगों ने मम्मट का देख लिया, अब हम लोग भामा का देखते हैं कि इनका काव्य के बारे में क्या कहना है। तो मम्मट भामा बोलते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षण्य क्लासु च करोति कीर्तिं प्रति च साधु काव्य निबंधनम। ठीक है, यानी कि इन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, और इन्हीं सबको मानकर साधु काव्य, इन सबको मानकर यहाँ पर काव्य को परिभाषित किया है। अब देखिए, प्राचीन आचार्य भरत, भामह, दंडी, वामन, आनंदवर्धन, रुद्रट इत्यादि द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजनों को एक साथ मिला जुलाकर एक साथ प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि आनंद साधना को काव्य का प्रयोजन प्रत्येक आचार्य मानते हैं। आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजना में सभी आचार्य के मत समावेश हो गए हैं, यानी कि आचार्य मम्मट, जो कि आपने पहले पढ़ा, तो उन्होंने जो काव्य प्रयोजन के बारे में कहा है, उन्हीं के कहने में सभी आचार्य के मत समावेश हो गए हैं। इसीलिए हम यहाँ सिर्फ मम्मट के द्वारा जो कहा गया है काव्य के बारे में, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, इनके श्लोक से ही हम ले रहे हैं। यश से उन्होंने अपने श्लोक में कहा है, काव्यं यश से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता सम्मित पौपदेश पूजे। तो चलिए हम लेते हैं यश से, यहाँ यश से लेंगे, यानी कि इनके कहने का मतलब क्या है। तो चलिए, पहला आपका पॉइंट आता है यश से, यानी कि यश लाभाय, यानी काव्य रचना से यश की प्राप्ति होती है। इस प्रयोजन को समस्त आचार्य ने स्वीकार किया है। आचार्य भामह के शब्द में सर काव्य की रचना करने वालों के स्वर्ग चले जाने पर भी कमनीय काव्य कलेवर विद्यमान रहता है। कालिदास, वाल्मीकि, व्यास इत्यादि महाकवि सुंदर काव्य कलेवर से ही अमरता को प्राप्त कर चुके। अमरता प्राप्त करने का एकमात्र मुख्य कारण काव्य रचना है। तो आपने समझ लिया कि काव्य प्रयोजन का जो पहला मुख्य कारण है वो यश से है, यानी कि यश लाभाय, यानी कि काव्य रचना से यश की प्राप्ति होती है। इसीलिए लोग काव्य की रचना करनी चाहिए, क्योंकि काव्य रचना से आप जानते हैं कि बहुत सारे कवियों जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अमर हैं, वो अपनी काव्य रचना के कारण ही। ठीक है, तो ये पॉइंट आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। सेकेंड आता है अर्थकृते, यानी अर्थकृते का मतलब होता है धन से कृत, यानी कि धन से संपूर्ण। काव्य रचना से धन की प्राप्ति होती है। राजाश्रय में रहकर कवि लोग निरंतर धनोपार्जन करते आ रहे हैं। कवियों ने अपनी रचना को आश्रयदाता के नाम करने के फलस्वरूप पारिश्रमिक रूप में उन्हें पर्याप्त धन मिला। तो आप लोग जानते होंगे कि पहले जो कवि रहते थे वो किसी राजा के दरबार में रहते थे, और उनको कवित्व के फलस्वरूप उनको बहुत सारा धन दिया जाता था, पुरस्कार दिए जाते थे। तो यही कहा गया है कि अर्थकृते धनस्य कृते, यानी कि उन्हें पर्याप्त धन मिलता है। यथा जैसे 7वीं सदी में धावक नाम के कवि को श्रीहर्ष द्वारा पर्याप्त धन मिला था। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि 7वीं सदी में धावक नाम के कवि जो थे उनको श्रीहर्ष द्वारा पर्याप्त धन मिला था। वर्तमान समय में भी काव्य रचना के फलस्वरूप सरकार द्वारा पुरस्कार एवं धन की प्राप्ति होती है। ठीक, तीसरा पॉइंट व्यवहार विदे, जो कि उनके श्लोक में लिखा हुआ है। मैं बार बार स्क्रॉल नहीं करूँगी, तो आप सबसे पहले श्लोक को याद कर लें। व्यवहार विदे यानी कि व्यवहार ज्ञानम, काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे। तो तीसरा पॉइंट व्यवहार विदे है। काव्यं हाँ, तो व्यवहार ज्ञान में क्या आता है कि काव्य प्रयोजन में व्यवहार ज्ञान का एक अन्यतम प्रयोजन है, मतलब एक अन्यतम सबसे प्रमुख प्रयोजन जो है वो व्यवहार ज्ञान है। यानी कि काव्य रचना करने से विभिन्न वर्ग, राजा, मुनि, मंत्री, व्यक्तियों में उचित आचार विचार का ज्ञान होता है। यदि कवि अपने नायक में अनुचित देखता है तो वह उस दोष को छिपाने के लिए साप इत्यादि करके उचित आचार दर्शाता है। जैसे कालिदास ने दुष्यंत के दोष को छुपाने के लिए दुष्यंत के साप की अभिकल्पना कर ली। यानी कि व्यवहार ज्ञान का मतलब हुआ कि अगर कोई कवि किसी काव्य को की रचना करता है तो उसका जो नायक होता है, अगर उस नायक में कुछ दोष होते हैं तो वह उसको छिपाने की मतलब वो चाहता है कि इनका यह दोष दूर हो जाए, इसीलिए वह कुछ ऐसा आचार विचार करता है। ठीक है, जिस कारण से उनमें जो दोष होते हैं वो हट जाते हैं। तो इसका एक काव्य का एक क्या प्रयोजन हो गया, व्यवहार ज्ञान, यानी कि इससे व्यवहार ज्ञान की प्राप्ति होती है।
नेक्स्ट पॉइंट, शिवेत रक्षतये काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहार विधे शिवेत रक्षतये। तो शिवेत रक्षतये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हुआ। शिवेत रक्षतये का मतलब होता है अमंगल नाशाय, यानी कि काव्य की रचना करने से कवियों को अमंगल का नाश होकर पुण्य का फल मिलता है। यथा जैसे मयूर कवि ने सूर्य शतक लिखकर एवं सूर्य की स्तुति कर कुष्ठ रोग से मुक्ति पाया था। ठीक है। गद्यकार बाण भट्ट ने दंडी शतक लिखकर अपने कटे हुए हाथ पांव को सही कर लिया। तो शिवेत रक्षतये यानी कि अमंगल नाशाय, तो काव्य रचना से अमंगल का नाश होता है। ये पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट, सद्यः परिनिवृत्तये यानी कि शीघ्रमेव परानंद। काव्य के समस्त प्रयोजन में यह सबसे प्रमुख प्रयोजन है जिस पर किसी विचारक को संदेह नहीं है। यज्ञ, पूजा पाठ इत्यादि का फल समय आने पर प्राप्त होता है, किंतु काव्य का आनंद रूप फल काव्य परिशीलन के शीघ्र बाद ही प्राप्त हो जाता है और मनुष्य परमानंद में समाहित हो जाता है। मम्मट के कहने का तात्पर्य है कि काव्य रचना करने से हमें बहुत जल्दी उसका आनंद मिलता है। ठीक है, उसका फल बहुत जल्द मिलता है। जिस प्रकार आज का मनुष्य कितना भी पूजा पाठ कर ले, जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करता है उसको और ज़्यादा तकलीफ़ मिलता है, ये आज के ज़माने में है। लेकिन पहले क्या होता था, जो भी काव्य की रचना करता था उसको उसका फल जल्द मिल जाता था। तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स्थ में आता है कांता सम्मित उपदेश। कांता का अर्थ होता है पत्नी। तो आपने जो श्लोक देखा था, काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहार विधे शिवेत रक्षतये। ठीक है, शिवेत रक्षतये, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम लोग कांता सम्मित उपदेश को पढ़ेंगे। कांता सम्मित उपदेश का अर्थ होता है हितार्थ पत्नी समंग उपदेश, यानी इस प्रयोजन के अंतर्गत 3 शब्द समाहित हैं, एक प्रभु सम्मित, एक मित्र सम्मित और एक कांता सम्मित। ठीक, तो इस उपदेश में न शब्द की प्रधानता न अर्थ की प्रधानता रहती है, सिर्फ रस प्रधान बनकर हृदय को आनंद पहुंचाता है और हम तदनुसार व्यवहार करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार कांता का मधुर स्वभाव यानी कि पत्नी का मधुर स्वभाव और सौंदर्य वश में कर लेता है, उसी प्रकार काव्य का रस मनुष्य को सतपथ पर आरूढ़ कर देता है। यह उपदेश सर्वाधिक शक्तिशाली है। तो यह था आपका काव्य प्रयोजन। ठीक, और इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे मैंने ऐड किया है कि काव्य दीपिका का जो मंगलाचरण है, काव्य दीपिका का मंगलाचरण है, मात्रं हृदय धायित्वा विशदाम्बुजवासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्य दीपिका, यानी ये इसका मंगलाचरण हो गया काव्य दीपिका का। तो सबसे पहले काव्य दीपिका के प्रश्न को लिखते समय आप इसका मंगलाचरण को लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं एक पॉइंट भूल गई थी जिसमें आप सबसे शुरू में सबसे फर्स्ट में, ठीक है, सबसे फर्स्ट में ये चीज़ लिख सकते हैं, काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। ठीक है, मतलब यह काव्य जो है किस रचना से किस उद्देश्य से लिखा या पढ़ा जाता है। तो आप इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को, यानी कि मात्रं हृदय धायित्वा और साथ में काव्य प्रयोजन का तात्पर्य, इसको अर्थ समझा देंगे आप सबसे पहले, और उसके बाद आप ये सब यानी कि मैंने जो ऊपर पढ़ाया है आप इसको बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग काव्य दीपिका के फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे और आप अपनी कॉपी पे सबसे पहले इसका नोट्स बना लें, क्योंकि नोट्स बनाए रहने से आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवीज़न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आप पॉइंट बाय पॉइंट अपना नोट्स बना लें अच्छे से। फिर हम लोग ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।